हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सतवाहन डायनेस्टी के बारे में। लास्ट लेक्चर तक हमने जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स थे जो सेकेंड सेंचुरी एडी तक इंडिया में जिन्होंने भी इन्वेड करा, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करा था। जैसे कि हमने कुशान किंग्स के बारे में डिस्कस करा था, पार्थियंस, स्केथियंस और इंडो ग्रीक्स, इन चारों के बारे में डिटेल में डिस्कस करा था। यदि आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे जाके वो लेक्चर्स देख सकते हैं। अब जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे सतवाहन डायनेस्टी के बारे में। मौर्यन डायनेस्टी के बाद में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी साउथ इंडिया में इमर्ज होकर आई वो थी सतवाहन डायनेस्टी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डायनेस्टी और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाले पार्ट में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम यही डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज लेक्चर। तो देखिए, आपको ये मैप दिख रहा है। इस मैप में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुषाण डायनेस्टी का रूल था, कुषाण एम्पायर था, यहाँ तक के पार्ट में पहुँच चुका था। शुंग डायनेस्टी धीरे धीरे ख़त्म होने की कंडीशन के अंदर आ चुकी थी और यहाँ पे जो सतवाहन डायनेस्टी थी वो कंटिन्यूसली अपने एम्पायर को बढ़ाते जा रही थी, एक्सपैंड करते जा रही थी। ये वाला जो रीजन था, यहाँ पे वेस्टर्न क्षत्रप्स थे, स्केथियंस थे। हम ऑलरेडी स्केथियंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और तब हम स्केथियंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब हमने डिस्कस करा था कि सतवाहन्स और स्केथियंस के बीच में कंटिन्यूसली क्लैशेस चलते रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे थे अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन को लेकर। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सतवाहन्स हैं उनका रूल कब से कब था, या वो पहली बार हमको कब हमारे हिस्टोरिकल सोर्सेस में उनके बारे में हमको सुनने मिलता है। तो यदि हम इनके एग्जिस्टेंस की बात करें तो कहा जाता है कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी से हमको इनके एविडेंसेस मिलना स्टार्ट होते हैं और थर्ड सेंचुरी सीई तक इनके एविडेंसेस मिलते हैं। ओके, ये ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरी थे कुषाण डायनेस्टी के। कुशान्स का भी लगभग यही टाइम पीरियड है और सतवाहन्स का भी लगभग यही टाइम पीरियड है। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं? आंध्रास बोलते हैं। इनको पुराण्स में आंध्रास के नाम से रिफर किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे रिलेटेड। यदि एग्जाम में आता है कि आंध्रास का रूल कहाँ था, तो उनका रूल महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में था। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सतवाहन्स को आंध्रास के नाम से भी जाना जाता था। यदि हम सतवाहन्स के ओरिजिन की बात करें कि ये कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है, तो ये माना जाता है कि ये ब्राह्मण्स है। ओके, ये क्या थे? ब्राह्मण्स थे। और जो इसमें मोस्ट ऑफ द किंग्स थे वो अपनी मदर का नाम लगाते थे। जैसे हम हमारे फादर का नाम लगाते हैं अपने नाम के साथ, उसी तरीके से ये जो सतवाहन डायनेस्टी के किंग्स थे ये अपनी मदर का नाम लगाते थे। तो इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको पता चलता है कि जो सोसाइटी में स्टेटस ऑफ वुमन था वो काफ़ी अच्छा था। ओके, जैसे कि हम क्या सुनते हैं? गौतमी पुत्र शतकर्णी। गौतमी के बेटे थे शतकर्णी, गौतमी पुत्र शतकर्णी। तो यहीं से हमको समझ में आता है कि मदर का नाम लगाया जाता था। ओके, जो सतवाहन किंग्स थे उनका रूल कौन से एरिया में था? प्रेजेंट डे यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाला पार्ट और इधर महाराष्ट्र वाला पार्ट, इस रीजन के अंदर सतवाहन्स का रूल था। यदि हम इनकी कैपिटल की बात करें, इंपॉर्टेंट है कि इनकी कैपिटल कहाँ थी, तो इनकी कैपिटल थी प्रतिष्ठान। ये महाराष्ट्र में प्लेस है। इसके अलावा अमरावती। देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि हम सुनते हैं कि सतवाहन्स को आंध्रास के नाम से कहा जाता था, तो इनका मेन रूल आंध्र प्रदेश में होगा? नहीं, इनका मेन रूल वाला जो एरिया था वो महाराष्ट्र था और फिर धीरे धीरे ये एक्सटेंड करके आंध्र प्रदेश वाले रीजन में गए। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और याद रखिएगा कि इनकी जो इंपॉर्टेंट कैपिटल थी वो थी प्रतिष्ठान या पैठन। जो मॉडर्न डे पैठन सिटी है महाराष्ट्र में, उसी को प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता था। उसके अलावा अमरावती स्तूपा के बारे में सुना होगा। यदि आप ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी करते आ रहे हैं तो आपने कई बार सुना होगा कि जो अमरावती स्तूपा है वो काफ़ी फेमस है। काफ़ी सारी जो सतवाहन डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन है वो हमको किससे मिलती है? थ्रू मिथ्स और लेजेंड्स। इनके बारे में काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी लेजेंड्स हैं, काफ़ी सारी बातें कही जाती हैं। उसके बेसिस पे भी हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस डायनेस्टी से रिलेटेड मिलती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इस डायनेस्टी के किंग्स के बारे में। तो सबसे पहले जो किंग थे इस डायनेस्टी के वो थे सिमुक।
ये माना जाता है कि जो सिमुक थे उन्हीं ने इस डायनेस्टी को फाउंड किया था, फाउंडर थे सातवाहन डायनेस्टी के। एग्जैक्टली हमको नहीं पता कि इनका टाइम पीरियड क्या था। काफ़ी सारे किंग्स इस समय के ऐसे रहते हैं जिनका टाइम हमको नहीं पता होता। इसके बाद में जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट किंग इस डायनेस्टी के आए थे वो थे शतकर्णी वन। ये कहा जाता है कि इनका रूल का जो टाइम पीरियड था वो 70 से लेकर 60 BC में था। ओके, तो मतलब ये फर्स्ट सेंचुरी BC में थे। ये फर्स्ट ग्रेट रूलर थे अमंग द सतवाहन। ये कहा जाता है कि फर्स्ट ग्रेट रूलर थे सतवाहन डायनेस्टी के। इसके पहले इतना कोई ग्रेट किंग इस डायनेस्टी का नहीं आया था। ये भी माना जाता है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए थे। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो जिससे हमको ये पता चलता है कि प्रॉबेबली ये ब्राह्मण्स होंगे। इसके अलावा हमको ये भी पता चलता है कि इनने जो वैदिक ब्राह्मणिज्म था, जो वैदिक ब्राह्मण कल्चर था, उसको रिवाइव किया था। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म जो सतकर्णी वन जो किंग थे उनके समय में ही स्टार्ट हो चुका था। ओके, इन्होंने गोदावरी वैली को कॉन्कर किया था। ये जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे गोदावरी वैली आती है, उस रीजन को इन्होंने कॉन्कर किया था और इसलिए इन्होंने टाइटल लिया था दक्षिण पथपति का। ओके, दक्षिण पथपति का टाइटल लिया था जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द सदर्न रीजन। ओके, ये साउथ की तरफ अपने एम्पायर को एक्सपैंड कर रहे थे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट ग्रेट रूलर थे, अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, रिवाइव किया था इन्होंने, ब्राह्मणिज्म को कॉन्कर किया था गोदावरी वैली वाला पार्ट और टाइटल लिया था दक्षिण पथपति का। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी जो क्वीन थी उनका नाम था नयनिका, जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन लिखवाया है जिसका नाम है नानाघाट इंस्क्रिप्शन। और इसी इंस्क्रिप्शन में यह कहा गया है कि जो सतकर्णी वन थे उनको दक्षिणा पथपति के नाम से जाना जाता था। ओके, तो ये जो नानाघाट इंस्क्रिप्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा कि जो नानाघाट इंस्क्रिप्शन है वो सतकर्णी वन से रिलेटेड है। उनकी वाइफ जिनका नाम था नयनिका, उन्होंने ये इंस्क्रिप्शन लिखवाया था। इसमें ये बताया गया है कि जो सतकर्णी वन थे उन्होंने टाइटल लिया था दक्षिणा पथपति का। ओके, इसके बाद में जो सेकेंड इंपॉर्टेंट किंग आते हैं इस डायनेस्टी के वो थे सतकर्णी टू। इनका जो टाइम पीरियड था एग्जैक्टली हमको नहीं पता है, बट ये कहा जाता है कि शायद 50 to 25 BC के आसपास का इनका टाइम पीरियड था। ये फोर्थ किंग थे सतवाहन डायनेस्टी के। इन्होंने डेक्कन वाले रीजन पे रूल किया था, मतलब कि जो महाराष्ट्र वाला रीजन था वहाँ पे इनका रूल था। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने जो ईस्टर्न मालवा वाला रीजन था उसको कॉन्कर कर लिया था शुंग से और कर्ण से। ओके, हम ऑलरेडी शुंग्स और कंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। 185 BC से शुंग डायनेस्टी का रूल स्टार्ट हुआ था और अराउंड 73 BC के आसपास तक था। उसके बाद में 73 BC से लेकर अराउंड 28 BC तक यहाँ पे किसका रूल था? कण्व डायनेस्टी का रूल था। तो ये जो कण्व डायनेस्टी थे इनका जो ईस्टर्न वाला जो मालवा वाला रीजन था वहाँ पे जो रूल था उसको इन्होंने हटाकर अपना रूल को ये उज्जैन वाला पार्ट इस वाले रीजन के अंदर शायद एक्सपैंड कर लिया था, ये हमको पता चलता है। अब ये बात हमको कैसे पता चलती है कि जो सतवाहन किंग्स थे उनका रूल ईस्टर्न मालवा वाले रीजन में भी इस्टेब्लिश हो चुका था, क्योंकि ईस्टर्न मालवा वाले रीजन में तब सतवाहन्स का रूल इस्टेब्लिश हुआ और सतकर्णी टू ने अपना रूल इस्टेब्लिश करा तो इनको एसेस मिल चुका था जो ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची है वहाँ का। ओके, मालवा वाले रीजन में है, विदिशा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, इम्पॉर्टेंट है। हमने ऑलरेडी तब अशोकन एम्पायर और मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा था, तब हमने ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची के बारे में भी डिस्कस करा था। तो वहाँ का एसेस किसको मिल चुका था? सतकर्णी टू को मिल चुका था। और यहाँ का जो सदर्न गेटवे है उसको बनाने का जो क्रेडिट है वो इनको दिया गया है।
यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस है उसमें बताया गया है कि जो सदर्न गेटवे था ग्रेट सांची स्तूपा का, वो किसने बनवाया था, वो किसने डेकोरेट करवाया था, सतकर्णी टू जो कि एक सतवाहन किंग थे उन्होंने करवाया था। तो इससे हमको ये पता चलता है कि इनका रूल इस रीजन तक एक्सपैंड हो चुका था। एग्जाम में एक स्टेटमेंट आ सकता है, यूपीएससी का एग्जाम है, 3-4 स्टेटमेंट में स्टेटमेंट आ सकता है कि जो सांची स्तूपा है उसके गेट वे के ऊपर सतवाहन किंग सतकर्णी टू का नाम लिखा है या कोई और किंग का नाम आ सकता है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स यहीं से बनते हैं, इसलिए आपको छोटे छोटे फैक्ट्स याद होना जरूरी है। हम देखते हैं कि जो सतकर्णी टू थे उनके टाइम के बाद में जो सतवाहन डायनेस्टी थे उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, सतवाहन एम्पायर कोलैप्स होने लगा। ओके, और जो वेस्टर्न क्षत्रप्स थे जिनके रूलर थे नहापना, उन्होंने इनकी टेरिटरी को कैप्चर कर लिया। तब हमने स्केथियंस के बारे में डिस्कस करा था, तो हमने डिस्कस करा था कि ये वाला जो पार्ट था यहाँ पे नहापना जो कि एक स्केथियन किंग थे, साक किंग थे, उनका रूल था और उन्होंने जो सतवाहन रूलर्स थे उनको डिफीट कर दिया था और काफ़ी सारी टेरिटरी को अपने एम्पायर के अंदर इंक्लूड कर लिया था। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि साक्स रूलर्स के बीच में और सतवाहन्स के बीच में हमेशा बैटल्स, कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए, और ये दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर्स थे इस रीजन में। ओके, हम देखते हैं कि जो सतकर्णी टू के बाद में जो डिक्लाइन स्टार्ट हुआ था सतवाहन एम्पायर का ड्यू टू वेस्टर्न क्षत्रप्स और नहापना जो किंग थे इस डायनेस्टी के, उनकी वजह से वो बाद में वापस उसका रिवाइवल हुआ। अब रिवाइवल कब हुआ? गौतमीपुत्र सतकर्णी के टाइम पे। गौतमीपुत्र सतकर्णी बहुत इंपॉर्टेंट किंग है उनकी इस डायनेस्टी के। उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट किंग आए थे इस डायनेस्टी के जिनका नाम था हाला। हाला इम्पॉर्टेंट किंग है, इन्होंने कोई टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं करा, बट इनके समय पे काफ़ी सारे लिटरेरी वर्क हुए हैं। तो इनका जो लिटरेरी वर्क है वो हिस्टोरिकल अकाउंट, उस समय की पोइट्री वर्क, उन सब चीज़ों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, आर्ट आर्किटेक्चर वाला पार्ट है और जो हमारा कल्चर वाला पार्ट है उससे रिलेटेड है। ये 17th किंग थे ये सतवाहन डायनेस्टी के, वन ऑफ द ग्रेट किंग माने जाते हैं वो इस डायनेस्टी के। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके समय पे गाथा सप्तशती का कंपाइलेशन हुआ था। ये जो गाथा सप्तशती है ये एक टेक्स्ट है जो कि लव थीम के ऊपर लिखी गई है और प्राकृत लैंग्वेज में है। इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी लैंग्वेज में है, तो प्राकृत लैंग्वेज में है। ओके, जो हाला थे इनके एक मिनिस्टर थे जिनका नाम था गुणाध्याय। जो गुणाध्याय जो इनके मिनिस्टर थे उन्होंने भी एक बुक कंपाइल करी थी जिसका नाम था बृहत कथा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक लीलावती नाम की टेक्स्ट है जिसके अंदर भी हाला के बारे में मेंशन्ड है। ओके, तो ये एग्जाम में स्टेटमेंट बन सकता है कि हाला ने कौन सी बुक लिखी है, तो उसके आगे लिखा होगा गाथा सप्तशती या कोई और बुक का नाम हो, यदि उसकी जगह पे लिखा हो हाला कंपाइल्ड बृहत कथा, तो क्या उसमें स्टेटमेंट सही है गलत है वो आ सकता है, या जो अदर स्टेट पीएससी एग्जाम है उसमें तो डायरेक्ट वन लाइनर वाला क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बृहत कथा लिखी है गुणाध्याय ने जो हाला के कोर्ट में थे, हाला के मिनिस्टर थे। इसके अलावा हाला ने खुद ने गाथा सप्तशती लिखी है। इसके अलावा लीलावती नाम की एक टेक्स्ट है जिसके अंदर हाला के बारे में मेंशन्ड है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में जो सेकंड इम्पॉर्टेंट किंग आते हैं इस डायनेस्टी के वो है गौतमीपुत्र सतकर्णी। इनको ग्रेटेस्ट किंग माना जाता है सतवाहन डायनेस्टी का, 23rd नंबर के किंग थे ये इस डायनेस्टी के। इनका जो रूल था वो 1st-2nd सेंचुरी एडी में था। ऑल्दो इनका जब पीरियड था जिस टाइम पीरियड पे इनने रूल करा था एग्जैक्टली हमको नहीं पता, कई जगह पे किया लिखा जाता है कि शायद इनका रूल 110 एडी से लेकर 130 एडी के आसपास तक था, कहीं कुछ और लिखा गया है, तो एग्जैक्टली हमको नहीं पता कि इनका रूल कब से कब तक था। जो इनका पीरियड था वो अनसर्टन है। ये माना जाता है कि जो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे उनके समय पे जो सतवाहन डायनेस्टी थी उसका रिवाइवल हुआ था। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट चलते थे
सतवाहन डायनेस्टी के बीच में और साक्स के बीच में। जो साक्स के वेस्टर्न क्षत्रप के इंपॉर्टेंट किंग थे नाहापना जिनका नाम था, उनके कारण सतवाहन डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया था। उनने काफ़ी ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन करा था, बट जो डिक्लाइन हुआ था उसको रिवाइव किसने किया था? गौतमीपुत्र शतकर्णी ने करा था। ओके, ये जो गौतमीपुत्र शतकर्णी है इनको डिस्ट्रॉयर माना जाता है साक्स का, पल्लव्स का, यवंस का। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये माना जाता है कि इनका जो टाइम पीरियड था उस समय कृष्णा रिवर इन द साउथ, जो कृष्णा रिवर है गोदावरी के नीचे के पार्ट में पड़ती है कर्नाटका में, ये वाले पार्ट में जो कृष्णा रिवर थी वहां तक इन द साउथ, मालवा और सौराष्ट्र इन द नॉर्थ, फ्रॉम वेरार इन द ईस्ट एंड टू द कोंकण कोस्ट इन द वेस्ट। तो एग्जैक्टली आप ये जो मैप देख रहे हैं, ये जो मैप बना था ये गौतमीपुत्र शतकर्णी के टाइम पे ही बना होगा। अब हमको इनके बारे में कहाँ से पता चलता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हमको इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है? तो वो है नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ गौतमी बालश्री। जो गौतमी बालश्री थी, जो इनकी मदर थी, उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया है यहाँ पे जिसका नाम है नासिक इंस्क्रिप्शन। इसको नासिक प्रशिष्टि भी कहा जाता है। इसके अंदर गौतमीपुत्र शतकर्णी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। नासिक प्रशिष्टि जो इंस्क्रिप्शन है वो हमको बताता है कि जो गौतमीपुत्र शतकर्णी थे ये रूलर थे अपरांता के, अनूपा के, सौराष्ट्र के, कुक्वारा, अकारा और अवंती के। ओके, तो इससे हमको पता चलता है कि ये सारा जो रीजन था जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस करा इस मैप के अंदर, ये सारा जो रीजन था इस मैप के अंदर गौतमीपुत्र शतकर्णी के एम्पायर में आता था। ओके, इसके अलावा हमको ये भी पता चलता है कि इनने ब्राह्मणिज्म को पैट्रोनेज दी थी। इसके बारे में हमको कहाँ से पता चलता है? इनका एक एपिथेट है, इनका एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें इनको एक ब्राह्मण कहा गया है। एक ब्राह्मण, जिससे हमको पता चलता है कि इन्होंने ब्राह्मणिज्म को पैट्रोनेज प्रोवाइड करी थी। ओके, यदि हम इनके टाइटल की बात करें तो इन्होंने टाइटल लिए थे राजा राजा, दूसरा था महाराजा। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट टाइटल्स लिए थे इनने, राजा राजा और महाराजा, ये टाइटल्स लेते थे ये। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि जो गौतमीपुत्र शतकर्णी थे इनकी डेथ के बाद में इनके बेटे का रूल स्टार्ट हुआ जिनको कहा जाता था पुलुमावी II या वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी। ओके, इनका रूल अराउंड 96 AD माना जाता है। पहले इन्होंने आंध्र कंट्री के ऊपर रूल किया जिसके अंदर फेमस सिटी आती है वैजयंती और अमरावती। देखिए ये वैजयंती याद रखिएगा, जो इस बार का यूपीएससी का पेपर हुआ उसमें प्लेसेस के नाम पूछ लिए गए थे। बताया गया था कि ये जो प्लेस थी ये गुप्ता डायनेस्टी के टाइम थी, ये किस चीज़ के लिए फेमस थी। तो आप याद रखिएगा कि जो वैजयंती जो प्लेस थी और अमरावती जो प्लेस थी, ये दोनों जो प्लेसेस थी वो फेमस थी इनके नेवल पावर को दिखाते हुए। ये कोस्टल रीजन के आसपास आती थी ये दोनों सिटी। ओके, और ये जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ से इनके काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शन हमको देखने मिलते हैं। ओके, अमरावती यहाँ पे आता था और वैजयंती भी इसी कई पार्ट के अंदर एक और सिटी आती थी। तो आप याद रखिएगा कि जो वैजयंती जो सिटी थी वो सतवाहन किंगडम के टाइम थी। ओके, हम वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी की यदि बात करें तो इनका रूल अराउंड 29 ईयर्स रहा था। इन्होंने अपने एम्पायर को साउथवर्ड एक्सपैंड किया था। जो वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी थे ये कंटेम्प्रेरी थे रुद्रदामन के बारे में। रुद्रदामन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ग्रेटेस्ट साक किंग कहा जाता है इनको। तो वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी इन्हीं के समय थे और उनका रूल उज्जैन वाले रीजन में, और उन्होंने अपने रूल को एक्सपैंड करके नासिक तक अपने रूल को एक्सपैंड कर लिया था रुद्रदामन ने। तो तब रुद्रदामन और वशिष्ठिपुत्र दोनों का तब रूल था। तो उस समय वशिष्ठिपुत्र कभी भी रुद्रदामन को डिफीट नहीं कर पाए, तो इन्होंने अपने एम्पायर को साउथवर्ड की तरफ एक्सपैंड करना स्टार्ट करा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वशिष्ठिपुत्र के समय पे जो साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सतवाहन डायनेस्टी था वो स्टार्ट हुआ। ओके, और ज़्यादा जो डीपर साउथ वाला पार्ट है वहाँ पे इन्होंने अपना एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया।
ओके रुद्रदामन के साथ कंटिन्यूसली ये कॉन्फ्लिक्ट्स में रहते थे, बट रुद्रदामन ने इनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस करके अपने रिलेशंस को अच्छा करने की कोशिश करी। रुद्रदामन ने अपनी बेटी की शादी वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के साथ करी, बट इसके बाद में भी वशिष्ठिपुत्र पुलमावी ने कंटिन्यूसली रुद्रदामन के ऊपर 2 बार अटैक करा, बट वो दोनों बार डिफीट हो गए। और इन्हीं के टाइम पे जो सतवाहंस थे उनका रूल कर्नाटक वाले पार्ट में एक्सटेंड हुआ। यदि हम इस डायनेस्टी के लास्ट इंपॉर्टेंट किंग की बात करें तो उनका नाम था पुलुमावी IV। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पुलुमावी IV लास्ट किंग थे, सेमुक फाउंडर थे इस डायनेस्टी के। ग्रेट किंग्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आएंगे सतकर्णी। सतकर्णी इंपॉर्टेंट किंग थे, उनने दक्षिणापतपति का टाइटल लिया था। उसके बाद में गौतमीपुत्र सतकर्णी और वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी, ये इंपॉर्टेंट किंग है। यदि हम लिटरेरी वर्क की बात करें तो जो हाला थे वो इंपॉर्टेंट किंग है। ओके, तो यहाँ तक हमने डिस्कस करा सतवाहन किंग्स के बारे में, उनकी क्रोनोलॉजी डिस्कस करी, ये डिस्कस करा कि उसमें कौन से इंपॉर्टेंट किंग थे, उनने कौन से एरिया को कॉन्कर किया। अब हम डिस्कस करेंगे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ओके, तो जो सतवाहंस थे उनका यदि हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो उनका रूल वाला एरिया था वो कनेक्टिंग लिंक था नॉर्थ और साउथ के बीच में। जो आंध्रास थे, जिनको आंध्रास के नाम से भी जाना जाता है, उनको ये माना जाता है कि वो स्प्रेडर थे आर्यन कल्चर के इन साउथ इंडिया। ओके, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मौर्यंस की जो लेगेसी थी उसको आगे जाके कंटिन्यू करी साउथ इंडिया के अंदर सतवाहंस ने। तो सतवाहंस इंस्ट्रूमेंट थे जिन्होंने आर्यन कल्चर को, वैदिक कल्चर को साउथ इंडिया के अंदर स्प्रेड करा। ओके, यदि हम सतवाहन डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मेनली बेस्ड था हमारे शास्त्र पे। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो इनके उसमें जो हायरार्की थी, जिस तरीके के मिनिस्टर्स होते थे, तो सबसे ऊपर होते थे राजन जो कि किंग होते थे, जैसे कि हाला हो गए, गौतमीपुत्र सतकर्णी हो गए, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी हो गए। तो ये सब इंपॉर्टेंट किंग्स थे इस डायनेस्टी के। इसके बाद में आते थे प्रिंस या राजास, जिनके नाम हमको कॉइन्स पे मिलते हैं। जो किंग्स होते थे, राजन होते थे, उनके अलावा जो दूसरे रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे वो होते थे। इसके बाद में महारथी आते थे। ये जो महारथी होते थे इनके पास राइट होते थे कि जो विलेजेस होते थे उसकी ग्रांट करते थे, उसको ग्रांट पर देते थे विलेजेस को। ओके, और इनके पास प्रिविलेजेस होते थे कि ये मैट्रिमोनियल रिलेशंस को मेंटेन कर सकते हैं रॉयल फैमिली के साथ, रूलिंग फैमिली के साथ। ओके, तो सबसे पहले आते थे राजन, रॉयल फैमिली। उसके बाद में आते थे महारथी। महारथी के बाद में होते थे महासेनापति। ओके, उसके बाद में होते थे महातलावरा। जो महातलावरा होते थे ये ग्रेट वॉचमैन होते थे। ओके, तो इस तरीके से इनका जो मिनिस्ट्री होती थी, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, इस तरीके से वर्क करता था इन लोगों के थ्रू। हम देखते हैं कि जो सतवाहंस थे इन्हें कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स था मौर्यंस का उसको कंटिन्यू करा। अशोका के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था उसको उसी तरीके से रखा। ओके, उसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करे। इनके समय पे जो डिस्ट्रिक्ट्स होते थे उसको आहारा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आहारा। अशोका के टाइम पे भी आहारा कहा जाता था डिस्ट्रिक्ट्स को। इसके अलावा जो दूसरे ऑफिशियल्स होते थे उनको अमात्य या महामात्रा कहा जाता था। जो मौर्यंस के टाइम पे भी अमात्य और महामात्रा कहा जाता था। इसके अलावा जो सतवाहंस होते थे उनके अंदर 3 ग्रेड्स के फ्यूडेटरीज होते थे। अब फ्यूडेटरीज क्या होते थे? हमने डिस्कस करा था कि जो मौर्यंस थे उनके समय पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड था। धीरे धीरे उस समय पे गवर्नर्स वगैरह होते थे, डायरेक्ट कंट्रोल होता था सेंटर का। वो ही जो सेंटर होता था वो हर चीज़ पे खुद ही कंट्रोल रखने की कोशिश करता था। बट धीरे धीरे देखा गया कि इतनी बड़ी वास्ट टेरिटरी को कंट्रोल कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट था। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन था वो भी बहुत डिफ़िकल्ट था। आज के तरीके में जो कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया है। इस तरीके की सिचुएशन उस समय नहीं हुआ करती थी। यदि आपको एमपी से कर्नाटका जाना है तो आपको कई बार कुछ मंथ्स तक लग जाते थे, क्योंकि
उस तरीके की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं थी, उस तरीके की कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं थी, तो इतनी बड़ी वास्ट टेरिटरी को कंट्रोल कर पाना डिफ़िकल्ट होता था। धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर है वो ख़त्म होने लगता है। उसके बाद में तब दूसरी डायनेस्टीज इमर्ज होकर आती है, जैसे हम देखते हैं शुंग्स, कंस, ऊपर इंडो ग्रीक्स हो गए, स्केथियंस हो गए, इधर सतवाहंस हो गए। तो इस समय पे जो फ्यूडेटरीज थे उनके रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। अभी फ्यूडेटरीज कौन होते थे? ये जो फ्यूडेटरीज होते थे ये कुछ रॉयल लोग होते थे, आप समझ लीजिए प्रिविलेज्ड होते थे। इनको कुछ पर्टिकुलर लैंड, कुछ विलेजेस ग्रांट कर दिए जाते थे और ये ही उस पर्टिकुलर रीजन से कुछ टैक्सेस वगैरह सब कलेक्ट करते थे। इनका काम होता था कि राजा को, जो किंग होते थे, उनको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर टैक्सेस प्रोवाइड करना, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर फूड क्रॉप्स जो भी प्रोड्यूस हुआ है वो प्रोवाइड करना। इसके अलावा जब वॉर लाइक सिचुएशन होती थी तो उस सिचुएशन के अंदर सोल्जर्स प्रोवाइड करना, ये भी इन फ्यूडेटरीज का काम होता था। ओके, तो धीरे धीरे फ्यूडेटरीज की इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी और हम देखते हैं कि जो सतवाहंस थे उनके समय पे 3 ग्रेड के फ्यूडेटरीज होते थे। जो राजा होते थे वो हाईएस्ट ग्रेड ऑफ फ्यूडेटरीज होते थे, जिसको कौन फॉर्म करता था? राजन फॉर्म करता था। जो किंग होता था वो ही इन फ्यूडेटरीज को फॉर्म करता था, हाईएस्ट ग्रेड। ओके, इनके पास राइट होता था कि अपने खुद के कॉइन्स भी मिंट कर सकते थे और टैक्सेस को भी इम्पोज कर सकते थे। तो ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इनसे रिलेटेड। इसके बाद में जो सेकंड ग्रेड ऑफ फ्यूडेटरीज थे वो थे महाभोज। यदि हम प्राइमरली इनकी बात करें तो इनका जो रीजन था वो वेस्टर्न डेक्कन था, बट हम देखते हैं कि ये जो फ्यूडेटरीज थे ये हायर ग्रेड पे थे एज कम्पेयर टू महारथी, और इनके जो रिलेशंस होते थे, ब्लड रिलेशंस होते थे महारथी के साथ। इसके बाद में आते हैं महारथी और सेनापति। ये इंपॉर्टेंट है। महारथी किसके समय पे होते थे? सतवाहंस के टाइम पे होते थे। जो महारथी होते थे या सेनापति होते थे ये लोकल रूलर्स होते थे जो प्री सतवाहन टाइम्स पे इमर्ज हुए थे, बट बाद में सतवाहन किंगडम का पार्ट बन चुके थे। ओके, तो सबसे पहले होते हैं राजा, फिर होते हैं महाभोज, उसके बाद में होते हैं महारथी। यदि हम रिलीजन की बात करें तो जो सतवाहंस थे वो ब्राह्मण्स थे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिवाइवल ऑफ वैदिक ब्राह्मणिज्म हुआ था इन्हीं के समय पे। गौतमीपुत्र शतकर्णी से रिलेटेड हम पढ़ते हैं कि उन्होंने ब्राह्मणिज्म को पैट्रोनेज किया था, एक ब्राह्मण कहा जाता था उनको। तो ये सारी चीज़ें हमको इसी बेसिस पे पता चलती है। इसके अलावा हमको पता चलता है कि कुछ सतवाहन किंग्स ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, जिससे भी हमको पता चलता है कि ये सब ब्राह्मण थे। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये डोनेशन देते थे ब्राह्मण्स को। ओके, सतवाहंस के टाइम शैविज्म और वैष्णविज्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। ओके, तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यदि हम ब्राह्मण्स की बात करें तो ब्राह्मण्स की जो पोजीशन थी ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड ऑफ सतवाहंस वो काफ़ी हाईएस्ट थी, हाईएस्ट पोजीशन थी इनकी सोसाइटी में। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि सतवाहंस ने काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंस शो करी थी टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स, अदर फेथ्स, स्पेशली बुद्धिज़्म। ओके, वैसे हम जितना भी हिस्टोरिकल पीरियड देखते आए हैं, हम मौर्यंस किंगडम के टाइम से जितनी भी चीज़ें पढ़ते आए हैं तब से हम यही देख रहे थे कि इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंस थी। पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमने पढ़ा था कि वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे और शायद उन्होंने माइट भी उनके समय पे डिस्ट्रॉय किया गया था ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची। ओके, तो कुछ थोड़ी बहुत ही चीज़ें यदि हम छोड़ दें तो जो मैक्सिमम किंग्स होते थे वो टॉलरेंट होते थे टूवर्ड्स अदर रिलीजन। इस तरीके का रिलीजन फेथ को लेकर कोई बहुत ज़्यादा सोसाइटी में क्लैशेस नहीं होते थे। मोस्टली हम देखते हैं कि सेक्युलरिज्म प्रिवेल करता था। ओके, हम ये भी देखते हैं कि सतवाहंस जो किंग थे वो सिर्फ टॉलरेंट ही नहीं थे, वो ब्राह्मण्स की तरह जो बुद्धिस्ट रिलीजन था और जो बुद्धिस्ट लोग होते थे उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा डोनेशन देते थे।
बुद्धिज़्म को भी सेम डोनेशन दिया जाता था जिस तरीके का डोनेशन ब्राह्मण्स को दिया जाता था, हिंदुइज़्म को प्रमोट करने के लिए दिया जाता था, या हिंदू रिलीजन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए दिया जाता था। ओके, इसलिए हम देखते हैं कि जो सातवाहन पीरियड था उस समय काफ़ी ज़्यादा बुद्धिज़्म का स्प्रेड हमको देखने के लिए मिलता है, और कई सारी महाराष्ट्र में प्लेसेस हैं जहाँ पे चैत्य विहार और काफ़ी सारे स्तूपा सातवाहन पीरियड में बने। ओके, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑल दो सातवाहन्स ब्राह्मण थे, बट इनके समय पे कई सारे चैत्य विहार और स्तूपास कंस्ट्रक्ट हुए। स्पेशली अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो इन्हीं के समय पे काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा। इसके अलावा जो अमरावती स्तूपा है वो भी काफ़ी फेमस है। इसके अलावा जो कार्ले चैत्य है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स इनके समय पे बने, स्पेशली रॉक कट आर्किटेक्चर जो देखने के लिए मिलता है, रॉक कट केव आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा इनके समय पे फ्लरिश्ड हुआ। इसके बाद में हम देखेंगे इकोनॉमी की हम बात करें तो जो सातवाहन्स थे उनके समय पे एग्रीकल्चर बैकबोन था इकोनॉमी का। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये ट्रेड्स पे ध्यान देते थे, पोर्ट सिटीज़ होती थी, और हम डिस्कस कर चुके हैं अमरावती के बारे में, और वैजयंती नाम की एक प्लेस थी उसके बारे में। ओके, तो ये ट्रेड पे काफ़ी ज़्यादा रिलाय करते थे, और काफ़ी सारी ऐसी कमोडिटीज़ थी जिनका एक्सपोर्ट भी किया जाता था, और काफ़ी सारी ऐसी कमोडिटीज़ थी जिनको इंडिया बुलाया जाता था, उसका इम्पोर्ट किया जाता था। इसके अलावा इस समय काफ़ी सारी माइंस वगैरह में भी काम चलता था। साउथ इंडिया के पार्ट में हम देखते हैं कि जो करीमनगर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश वाले पार्ट में, वहाँ पे आयरन ओर का एक्सप्लोरेशन हमको 1st सेंचुरी BC में ही देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा जो कर्नाटका की कोलार गोल्ड फील्ड है उसके अंदर भी हम देखते हैं कि सातवाहन्स के टाइम से ही काम होना स्टार्ट हो चुका था, माइनिंग होना स्टार्ट हो चुकी थी। जो आयरन ओर्स होते थे या जो मिनरल्स होते थे, मेटेलिक मिनरल्स वगैरह होते थे, उनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था ड्यूरिंग अ रेन ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। अब हम देखेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सोसाइटी की यदि हम बात करें तो सातवाहन्स के टाइम पे जो सोसाइटी थी वो 4 क्लासेस में डिवाइड थी। जो सोसाइटी थी, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि उस समय इकोनॉमिक एक्टिविटी और स्टेटस के बेसिस पे थी। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, जैसे हम मॉडर्न्स के बारे में भी पढ़ते हैं कि जो सोसाइटी में जो स्टेटस था लोगों का वो उनके प्रोफेशनल बेसिस पे होता था। जैसे मैगस्थनीज ने अपने वर्क के अंदर बताया है कि इंडिया में 7 कास्ट सिस्टम होते थे, तो उसी तरीके की सिचुएशन हम देखते हैं सातवाहन्स के टाइम पे थी। जो डिवीजन था सोसाइटी में वो मेनली बेस्ड होता था ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और स्टेटस के बेसिस पे। ब्राह्मण्स का जो स्टेटस था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था, हाईएस्ट प्लेस थी उनकी। ओके, रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, रिवाइवल ऑफ वैदिक ब्राह्मणिज्म, ये सारी चीज़ें इसी समय हुई थी। तो जो ब्राह्मण्स थे उनका जो स्टेटस था सोसाइटी में वो वापस बढ़ने लगा था। यदि हम वुमेंस की बात करें तो वुमेंस की जो सोसाइटी में स्टेटस था वो ऑनर्ड था, हाई स्टेटस था। ये हमको कैसे पता चलता है कि कई सारे किंग्स ऐसे होते थे जो अपनी मदर का नाम अपने साथ लगाते थे, जिससे हमको पता चलता है कि जो वुमेन्स थी उनको ऑनर किया जाता था। ओके, उनका एक रिस्पेक्ट होता था सोसाइटी में। इसके अलावा उनको हायर एजुकेशन लेने की भी परमिशन होती थी, और वो काफ़ी सारे रिलीजियस फंक्शन में भी पार्टिसिपेट करती थी। इस तरीके का कोई हार्श डिवीजन नहीं था कि वुमेन्स के साथ काफ़ी ज़्यादा डेट्रियोरेटिंग कंडीशंस नहीं थी वुमन की। वुमन का स्टेटस काफ़ी अच्छा था सातवाहन डायनेस्टी के टाइम पे। यदि हम इस पीरियड की बात करें तो इस पीरियड में इंटर मैरिजेस भी अलाउ थी अमंग हिंदूज एंड फॉरेन ट्राइब्स। जैसे हम देखते थे कि जब सातवाहन्स का रूल था तो इनके कंटेम्प्रेरी थे साक्स, उसके अलावा पार्थियंस, इंडो ग्रीक्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंडिया में इन्वेट करते थे। इंडिया की टेरिटरी में आके ये लोग सेटल हो चुके थे। तो जो फॉरेन ट्राइब्स होती थी और जो हिंदूज़ होते थे इनके बीच में मैट्रिमोनियल रिलेशंस होते थे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता था कि जो फॉरेनर्स थे वो एब्जॉर्ब हो सकें और वो इंडियन कल्चर का पार्ट बन सके। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है, यदि हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, कि जो वर्ण सिस्टम था, 4 फोल्ड वर्ण सिस्टम, उसका रिवाइवल, उसका री इस्टेब्लिशमेंट हम गौतमीपुत्र शतकर्णी के टाइम पे देखते हैं।
शुंग डायनेस्टी एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण डायनेस्टी थी, बट ऑल दो जो 4 डिवीजन ऑफ सोसाइटी और जो वर्ण सिस्टम था वो इतना ज़्यादा उस समय पे इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। उसका जो रिवाइवल था और जो उसका री-इस्टेब्लिशमेंट हम देखते हैं वो हम सातवाहन डायनेस्टी के टाइम पे देखते हैं। और हम देखते हैं कि वापस से ये जो वर्ण सिस्टम था ये गुप्ता डायनेस्टी तक आते आते काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो जाता है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि जो री-इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ण सिस्टम था वो किसके समय पे हुआ था, सातवाहन के टाइम पे हुआ था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पर ख़त्म होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लिटरेचर वर्क, कॉइन्स, आर्ट, आर्किटेक्चर वगैरह किस तरीके का था सातवाहन डायनेस्टी के टाइम पे वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो सातवाहन डायनेस्टी थी उसके समय का जो आर्ट और आर्किटेक्चर है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, MCQs बनते हैं, प्रीलिम्स के अंदर भी, मेंस के अंदर भी क्वेश्चंस बनते हैं, कंट्रीब्यूशन किस तरीके का रहा, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वही सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू।